एक सुबह मेरी पत्नी मेरे रोने की आवाज़ से उठी। तरीके का सप्रेशन है वो तो हम पुरुषों ने ही किया। मतलब अगर आप पुरुष और महिला पे जाएं तो उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा कमाल है। बड़ा मज़ा आया मुझे लिखने में 2 साल लग गए लेकिन। ये झूठ बोल रहे हैं। मानव कौल बाकायदा असत्य संभाषण कर रहे हैं कि इनको मज़ा आया। तो उसके बाद मैं एकदम निहायती जो है बच्चा हो जाता हूँ। मेरे को कूदना, मेरे को क्रिकेट खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है। मैं उस डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे के मानव कौल को कुरेद रहा था। जब आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो उसके पहले जो कैमरे के पीछे भाई साहब बैठे होते हैं या बहन जी बैठी होती हैं, वो 1-2 शब्द बोलती हैं, जैसे रेडी, रोलिंग। अब ये कैमरे के पीछे पंकज जी बैठे हैं, इन्होंने रेडी कहा तो मैं अपने आप से पूछने लगा कि क्या मैं वाकई इस बातचीत के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। ऐसे वो फौज की कलम ताल चलती है ना, दाहिने बाएं थम। और आपका थम दुरुस्त है या नहीं, ये जानने के लिए ये देखा जाता है कि आप अपनी जड़ता में कितने चेतन हैं। ये एक किताब है, उपन्यास है। अगर गद्य की विधाओं के हिसाब से इसको चीनने की कोशिश की जाए, पर यह ज़रूरी तो नहीं कि हर किताब हर दी गई परिभाषा में ज्यों की त्यों फिट बैठ जाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा फिटिंग जो है वो सभ्यता को बहुत प्रयोजन मूलक बना देती है। अच्छे लगते हैं बगीचे घूमने में, पर अंततः हम अरण्य में भटकना चाहते हैं। ऐसा ही एक अरण्य है ये दस्तावेज, जिसका शीर्षक है तितली, जिसे लिखा है मानव कौल ने। आज के किताब वाला में मानव कौल से उनके रचनाक्रम, उनके भटकाव पर बात करेंगे। भटकाव हमको भी खूब था। एक दिल किया कि इसको बैठकी में रिकॉर्ड किया जाए तसल्ली से पालथी मारकर, पर फिर हमारे प्रबंधन के लोगों ने दरेरा दिया कि नहीं बैठकी नहीं, बैठकी भी करेंगे मानव कौल के साथ, पर फिलहाल आप किताब वाला शूट करिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने किताब पढ़ ली है और हम इस पे बात करेंगे। बिना पढ़े तो होता ही नहीं बिल्कुल काम। बिल्कुल, बिना पढ़े तो मेरा भी कोई काम नहीं होता है। और ऊपर से नहीं पढ़िए गुरु। इतने पन्ने मोड़े हैं, इतने वाक्य अंडरलाइन किए हैं। जैसे ये एक लेखक जब अपने लिखे की शिकायत कर रहा होता है तो कितना प्यारा सुनाई देता है। या ये कि जैसे मैंने हमेशा प्रेम सरीखे वाक्य लिखे हैं, ठीक प्रेम नहीं। हंसना एक तरीके का साथ हंसना एक तरीके का समझौता होता है कि अब हम एक दूसरे पर थोड़ा और विश्वास कर सकते हैं। ऐसे कितने ही वाक्य हैं, पर वाक्य तो मानव कौल की पिछली किताबों में भी खूब थे। सुंदर जाना चीन्हा लेखन है। ये किताब एक तकलीफ से गुजरने जैसी है ना। लगभग घिस चुका है वो प्रसंग, पर फिर भी दोहराऊंगा। ये क्रौंच पक्षी के शिकार को देखने जैसा है, जिससे वाल्मीकि का श्लोक निसृत हुआ। महर्षि वाल्मीकि, कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि। तो मानव कौल को ये ख्याल कैसा है आपको बता दूं। आपको नहीं फिर लगेगा कि पिछली बातचीत कि 2 दोस्त बैठे हैं और दिल अंतरानी। ये किताब जो है ये यूं शुरू होती है कि एक भाई साहब हैं जिनको भटकने का बड़ा शौक़ है, और एक किताब उन्होंने अपने दुर्दिनों में पढ़ी, और बड़े साझा दुर्दिन थे, कोविड के दिन, जब हम नए सिरे से जीवन और मृत्यु की जो घात होती है, जो हमने गणित के शुरुआती कक्षाओं में सीखा, वो हम लोग हल कर रहे थे और बहुत ही अस्तित्ववादी सवाल पूछ रहे थे अपने आप से उस बुखार में तपते हुए। क्योंकि हमें पता चला था कि फेफड़ों का भी एक सूचकांक होता है जिसे 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इन सब के बीच मानव एक किताब उठाते हैं, डेनमार्क की एक राइटर की लिखी किताब है, मृत्यु के बारे में किताब है, और वो इन्हें जीवन का सिरा पकड़ाती है। फिर ये पहाड़ जाते हैं, उनको लिखते हैं, अपनी एक साथी से मिलते हैं जिसका क्या खूबसूरत नाम है, शायर, और क्या उसकी चुप्पियाँ हैं खूबसूरत।
और फिर ये उन राइटर का जवाब आता है और उनसे मिलने चले जाते हैं। अब उन्होंने अपने पुत्र की जो मृत्यु कथा लिखी है, कार्ल की, वो उससे गुजर रही हैं, ये उससे गुजर रहे हैं, क्योंकि ये किताब को इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं जितनी दफ़ा हम इमला पढ़ते हैं, बार बार लगभग रट सी लेते हैं, या जिसको बहुत ही शिष्ट शब्दावली में कहें तो हमारी मसल मेमोरी में आ जाए, इतना दोहराना। और फिर वहाँ पर संगत से जो स्वर पैदा होता है वो ज़रूरी नहीं कि कल्लोल करता हुआ हो, प्रमुदित करने वाला हो, वो आपको शोक की तरफ ले जाता है। और जब मैं ये वाक्य कह रहा हूँ तो मुझे चर्च में बजता वायलिन याद आ रहा है, जो आपने किताब में जिक्र किया है। तो ये इस किताब का प्रीमाइस है। बहुत ही मैंने हिंदी में जितना पढ़ा है, और ये मैं बड़ा अश्लील शब्द होता है किसी भी वाक्य में, फिर भी ये बड़े नई तरह का लेखन है हमारी मादरी ज़बान में। तो और इसके कवर पे जो तस्वीर है, इसके पीछे जो तस्वीर है, इसकी शुरुआती जो कविता है, सब कुछ बहुत ही गूढ़ भी है और आमंत्रित करता भी है। मैं आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन दिस बुक ऑफ मानव कौल, पर आप यहाँ मानव को सुनने आए हैं। कविता से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो कविता पढ़ ही दें पहले, और फिर आप आगे पढ़ की लें, बात। आप पढ़ लें। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ लगातार, लीजिए। मेरे को चश्मा लेना पड़ेगा। अरे चश्मा मिल जाएगा। लल्लन टॉप साहब झोला दीजिए, इतना बढ़िया झोला है इनका चमड़े का, उनको गुरु पीटा वाले पकड़ ले जाएंगे। तो ये झोला उन तमाम कैफ़ेज़ में जब आप ब्रेड कुतर रहे होते थे और ब्लैक कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे होते थे, उस वक्त बगलगीर था, उस वक्त नहीं, उस वक्त दूसरा झोला था जिसमें किसी का लैपटॉप कोई होता। हमजाद होगा। हमजाद है, बिल्कुल। अच्छा, ये कविता मतलब मैं चूँकि एक पूरी किताब लिखी थी, और नाया जो हमारी एडिट हैं जिनके बारे में ये किताब है, उन्हीं से मैंने मतलब गुस्ताखी की थी पूछने की कि क्या आप इसका जो है भूमिका लिख देंगी। और वो कविताएं लिखती थी जब कार्ल कोख में था। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए कविता लिखूंगी। तो वही भूमिका उन्होंने जब भेजी तभी ये किताब छपी। तो मैंने उसका जो हिंदी तर्जुमा किया है। यू आर सो ब्लेस्ड। हाँ, एक्चुअली तो माँ यानी मानव, एक अजनबी मेरे शहर मुझसे मिलने आया। वो मेरी गलियों में टहलना चाहता था, वो मेरी कहानी मुझसे सुनना चाहता था। एक किताब जो हमेशा उसके साथ रहती थी, एक किताब जो 7 समंदर पार तितली के पंखों पर सवार होकर उस तक पहुंच गई थी। एक किताब जिसे मैंने लिखा था, उसे पढ़कर वो 7 समंदर पार मुझसे मिलने आया। मैंने उसे अपना मुकद्दर दिखाया और उसने मुझे अपना। हमने कहा सारा कुछ शब्दों में ही है, शब्दों के विन्यास में ही हम मिले थे। सब कुछ हमारे कहे में रहा, सब जगह हमारे गए में शामिल रही। घर जैसी कहानियाँ, इन्हीं कहानियों की दुनिया में हम रहना चाहते थे। हम कहाँ से आए थे और कैसे रहते थे, कहानियाँ इन बातों से परे थी। फिर हम साथ चले, धूप और बरसात में, अंधेरे और रोशनी में। हम साथ चख रहे थे सारे दुखों को, सारी हंसी को, और हम ये जान पाए कब हम कृतज्ञता से भर गए। जब वो चला गया तब वो अजनबी नहीं रह गया था, वो एक सुंदर दोस्त बन गया था। हम कहानी हो गए थे, इंसानी रिश्तों की एक चमत्कारी कहानी। नाया मारी एडिट। तो ये मतलब अभी कुछ समय पहले मेरी एक दोस्त हैं, उनकी मदर ने एक किताब पढ़ी थी। उन्होंने भी अपने बेटे को कुछ 2-3 साल पहले खोया था, और उन्होंने कहा था जैसे ही मैंने पढ़ना चालू किया तो मैंने इसको तुरंत अपने से दूर कर दिया। मुझे पता लगा कि ये कहाँ जा रही है किताब, लेकिन मैं घूम घूम के किताब पे वापस आ रही थी। उनको महीना भर लगा, पर उन्होंने पूरी किताब पढ़ी, फिर मुझसे बहुत देर बात की, और मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि शायद यही एक रीज़न है जिसके कारण मैं लिखता हूँ, कि ये संवाद हो सके जो अभी आप मुझसे कर रही हैं। तो मृत्यु पे किताब मुझे बहुत एक तरीके का एक बड़ा सुख मिलता है ये जान के कि एक तरीके से बड़ी सघन किताब है, और मृत्यु के अलावा कहीं जाती नहीं है, ये मृत्यु पे ही रहती है। लेकिन जिस तरीके से
लोग इसको पढ़ रहे हैं और यंगस्टर्स, और जिस तरीके से मेरे को जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो वो लिख लिख के दे रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड आई गेस सबका इतना करीबी संबंध था मृत्यु से कि अब वो मृत्यु वैसी नहीं थी कि किसी और जगह हो रही थी, वो बहुत आसपास हो रही थी। तो वो एक शायद ये किताब इसलिए भी इस समय लोगों को दिलचस्प लग रही है क्योंकि वो शायद इस बात को जानते हैं जिस बारे में लिखा जा रहा है, और उस बारे को ना मृत्यु को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जस का तस मैंने लिखने की कोशिश की है और अपने आप को जितना नगण्य रख सकता था उतना नगण्य रखा है इसमें। तो बड़ा मज़ा आया मुझे लिखने में 2 साल लग गए, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। मानव कौल बाकायदा असत्य संभाषण कर रहे हैं कि इनको मज़ा आया। मैं एक पाठक के तौर पर पूरी गरिमा, गौरव और उद्दंडता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस किताब को लिखना मज़ेदार कतई नहीं था। मतलब एक ऐसी छलांग थी जो मैंने सोची नहीं थी कि लगेगी। जैसे जब मेरे को पहली बार सपना आया था नाया का और मैं उनका जो है चेहरा नहीं देख पाया था, और मैंने उस सपने को जब पहली बार दर्ज किया था, तब ये इच्छा थी कि यार काश मैं उनसे मिल लूँ, और उस बात पे ही मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा और एक ऐसी किताब लिखूँगा कि किसी एक 7 समुंदर पार के किसी लेखक का सपना आया था और उस पर मैंने किताब लिखी। जैसे मानव और निर्मल वर्मा अक्सर बातें करते जैसे मैं और निर्मल वर्मा बात करते हैं, मुझे पता था मैं नहीं मिलूँगा। उनका जवाब आना और मेरा कोपेनहेगन चले जाना, ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी। तो 2 साल का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में वक्फा लगा, लेकिन वो लगभग 2 साल तक ये किताब मेरे जहन में पूरे समय रही। तो इसलिए मेरे को लगा कि जो चीज़ें आपको पता था कि शायद नहीं ही हो पाएंगी, वो जब हो रही होती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा सुख होता है। अब लिखना अलग खेल है, लिखना जो है वो एक अलग संघर्ष है और बहुत सुंदर चीज़ है जिससे तो मैं वैसे ही जूझ रहा होता हूँ, लेकिन ये चीज़ का एक सपने का एकदम सामने आ जाना, इसका तो सुख है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आया लिखने में कि हो गई किताब। और मतलब मैंने चाहा था कि कवर पे उनका ही फ़ोटो आए, उनके बेटे की कब्र का ही फ़ोटो रहे, और ये सब हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर बहुत इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जिनके बयान अभी बाकी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में विलोपित हो गई शायर की कहानी, और मुझे बड़ा तसल्ली बख्श लगता है जब एक पुरुष स्त्री किरदारों को इतने सम्मान के साथ उनकी इंद्रियताओं का और उनकी अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हुए प्रस्तुत करता है, जो कि रेयर है। सुधीर मिश्रा की फिल्मों में वो दिखता है जी। तो वो कितना सायास होता है, या आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको एक मजबूत किरदार वाली माँ ने पाला? मुझे ऐसा लगता है और आपकी ज़िंदगी में तमाम ऐसी औरतें आई जिन्होंने आपको ये बताया कि ये कितना अहम है कि विमेन को बहुत उनकी वल्नरेबिलिटीज़ के साथ भी जब पोर्ट्रे करें तो वो दीनहीन, निरीह और व्यक्तित्वहीन ना दिखें। हाँ, वो मेरे किसी भी लेखन में ऐसा है नहीं। मतलब मैंने चुहल नाटक भी एक महिला प्रधान ही नाटक लिखा था, जो कतई दिन वैसी कुछ है नहीं। वो बहुत, क्योंकि शायद ऐसा है कि आप जो भी हो, मतलब उसका लब्बो-लबाब यही है कि आपके जीवन में आए लोगों का ही आप एक तरीके का आदमी हो। किस तरीके के लोगों से आपने इंटरेक्ट किया लाइफ में, और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे जीवन में अद्भुत लोग आए, इंक्लूडिंग माय मदर, और इंक्लूडिंग जो मेरे लेखक जिनको आजकल मैं पढ़ता हूँ। जैसे मैं पिछले कुछ 3-4 साल से सिर्फ महिला लेखकों को ही पढ़ रहा हूँ लगातार। जैसे सामंथा शुभलिन हुआ, नाया, और यूँ तो नाम जैसे अभी मैं आजकल मैं पढ़ रहा हूँ वर्जीनिया वुल्फ को, द वेल ऑफ लोनलीनेस, जो 1928 में जो लिखी गई कुछ किताबें हैं लगातार, जो एक लेस्बियन उस पर लिखी गई थी और बैन हो गई थी। तो मैं आजकल एक तरीके का साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और सारा का सारा साहित्य लड़कियों ने लिखा है। और मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालता भी रहता हूँ किताबें। तो मैंने पिछली बार की अपनी सारी जो 30-35 एंट्री हैं उन्हें देखा तो वो सब महिला राइटर्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ कि पुरुष राइटर और महिला राइटर में इतना ज़्यादा अंतर है, खासकर वो वाली महिला राइटर जो किसी एक खुले समाज में और खुल में हैं और पढ़ी लिखी महिला राइटर हैं। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लिख रही हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखती हैं कि मुझे
अब समझ में दिख जाता है कि ये पुरुष राइटर है, महिला राइटर है, और मैं सिर्फ महिला राइटर पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे सीखने को बहुत मिलता है, और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो दुनिया को देखने का तरीका है, क्योंकि जो एक तरीके का सप्रेशन है वो तो हम पुरुषों ने ही किया। मतलब अगर आप पुरुष और महिला में जाएं तो उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा कमाल है, वो इतना ज़्यादा अंडर करंट कमाल है कि मुझे लगता है कि उनकी कहानियों में जो जो एक मज़ा है, बतौर एक नई नई आँख से दुनिया को देखने का मज़ा है, वो मैं अब पुरुष लेखक में उतना पाता नहीं हूँ। ऐसा है, तो मैं आजकल वहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ उन तरफ। एक मैंने शायर का जिक्र किया, वो जो आपका दोस्त है, आपको दादा बुलाता है, कोपेनहेगन का दोस्त, हाँ हाँ, क्लाउस क्लाउस की प्रेमिका की कहानी भी है, होकर भी नहीं है। होकर भी नहीं, और वो और मैं पूरे वक्त क्लाउस से कहता रहा था, और मतलब मेरे मुंह पे था कई बार कि एक बार मिल लेते हैं, मतलब मैं चेहरा तो देख लूँ कम से कम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप किसी के बारे में लिख रहे हो और उसका चेहरा नहीं आ रहा है दिमाग में, और सारे चेहरे चले आ रहे हैं जो उनकी जगह हो सकते थे, तो वो संभावनाओं का चेहरे जो होते हैं ना, उसका एक पात्र थी वो। तो मुझे लगा कि ये एक बार देख लूँ तो कम से कम मैं, और शायद वो अच्छा भी हुआ मैंने नहीं देखा उनको, तो वो तो उनके जो उनके बारे में जो भी कुछ लिखा है वो नाया से हुई बातचीत और क्लाउस से हुई बातचीत का एक चेहरा है जो एक्चुअली हर आदमी देख सकता है। मुझे कई लोगों ने इस बारे में मुझसे बात की कि मुझे उनके बारे में और जानना है। हाँ, मतलब सिरे है ना, हाँ, कमाल की कवयित्री, सोशल मीडिया पर एक्टिव, और आत्महत्या के कई प्रयास। और इसमें जो तीसरा है वो हमें ठीक ठीक नहीं पता है, क्योंकि ये उसके पुरुष साथी का हलफनामा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और मैं इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी ये जानने की कि मैं एक बार उनसे इंटरेक्ट कर लूँ, बात कर लूँ, और चूंकि वो बहुत अच्छा लिखती हैं, ये भी है, वो लिखती बहुत अच्छा है। सारे यात्री एक ज़रूरी किस्म की हिचक के शिकार होते हैं क्या? आप इस वर्णन में कई जगह जो आपका ठिठकना है उसको, वहाँ पे आप रुकते भी हैं, रोक लूँ क्या, कह दूँ क्या, गले लग जाऊँ क्या, बैठ जाऊँ क्या? मेरे ख्याल से हम जो छोटे शहरों से आए लोग होते हैं ना, हम हिचक से ही शुरुआत होती है हमारी हर चीज़ में, क्योंकि एक तो आप, दूसरा ये है कि कोपेनहेगन और डेनिश जो समाज है वो बहुत अलग किस्म का समाज है। वो बहुत जैसे उनसे इतनी मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझे वो जगह दी कि बोला कि आओ आज मेरे घर आओ। वो आखिरी दिन था जब मैं उनसे मिला था, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं जा पाया। जबकि अगर भारत में आप देखेंगे तो दूसरी मुलाकात आपकी घर पे ही होगी, ऐसा है, या हम तो घर पे ही पहले ही मिल लेंगे। तो वो जो हमारी जो एक सभ्यता और संस्कृति है जिसको हम लेके चलते हैं जी। तो वहाँ तो मेरे को हर बार अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ता था, और अपॉइंटमेंट से ही मिलते थे। तो जब भी आप कोई बात करते हो कि जैसे मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि मैंने उनका लेखन पढ़ा है तो मैं उनको बहुत जानता हूँ, मैंने उनको जिया है। लेकिन ये बात अगर उनके कहे में आती जाएगी तो शायद वो बिदक जाएं कि यार ये इतना क्यों, मतलब एक तो 2 महीने के लिए चला आया है और सिर्फ इसीलिए चला आया है। तो ऐसा ना हो कि वो ये कहें कि यार ये कोई अजीब आदमी तो नहीं है, कि जो ऑब्सेस्ड लोग होते हैं जो चले जाते हैं, सन की सरफिरा चला आया है वहाँ से 2 महीने के लिए किताब लिखने। तो मैं अपने आप को बहुत रोकता था कि जैसे मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ अपने एक बार जब मैं पहली बार काल की ग्रेव पे गया और मुझे रोना आ गया, और बिकॉज वो मैं उनके साथ बैठा था, वो काल की माँ है, वो उनकी ग्रेव, उनके सामने कैसे आप अपना दुख दिखा सकते हो। तो मुझे लगा कि ये बहुत वल्गर है इस समय, और इसलिए मैं बाद में अकेला काल की ग्रेव पे गया और थोड़ी देर उनसे बात की काल से, क्योंकि वो बहुत वल्गर लगा मुझे। तो और मुझे नहीं पता उनको कैसा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था हम रेडी हैं क्या? अब देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। पर आप जो अब तक ये किताब नहीं पढ़ पाए हैं उनको तो एक सिरा और मिलना चाहिए। एक रात है, एक कमरा है, 2 नौजवान हैं और मशरूम का नशा है। फिर एक कूद जाता है,
वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। वो अस्पताल के एक वार्ड में है, मशीनों की आवाज़ है और कुछ एक्सरे शीट्स हैं जिस पर लगभग असंख्य फ्रैक्चर हैं, और है नाउमीदी जो पूरी दीवार पे पुती हुई है। उनकी माँ, कमाल की राइटर जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, नाया, अब उन्होंने अपने 25-26 साल के गायक, कलाकार, वीणा सीखते बेटे को जाने दिया। और वो कितना मार्मिक प्रसंग है कि अच्छा ये अंग भी ले लो, ये अंग भी ले लो, दिल मत निकालना, ही कैन नॉट गो हार्टलेस इन हिज ग्रेव। और फिर उस तकलीफ के साथ समझौता या शांति करने के लिए वो कमाल की राइटर उन पूरे तजुर्बों को लिख डालती हैं, जो एक लंबा सा शीर्षक है किताब का। मुझे वो शीर्षक याद नहीं हो पाया, आपकी इजाज़त से मैं पढ़ देता हूँ। When death takes something from you, give it back, कार्ल्स बुक, ये पूरा शीर्षक है। और इसको नाया मैरी एरिट ने लिखा है। और इसको मानव पढ़ते हैं कोविड के दिनों में, जब ये अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, फिर उनको लिखते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। तो किताब की, इस नॉवेल की संरचना ऐसी है कि बीच बीच में ये जो अंग्रेज़ी की किताब है, जो असल में डेनिश होगी, डेनिश थी, फिर उसको डेनिश से अंग्रेज़ी में आई, उसके अंश आ रहे हैं। और उनके समानांतर मानव की कहानी चल रही है, कभी वो लैंडोर की कहानी, कभी कोपेनहेगन की कहानी, और कई किरदार आ रहे हैं। तो इसलिए शिल्प की दृष्टि से भी ये बड़ा नया प्रयोग है। और ऐसा है कि जैसे ही आप सामान्य होने लगते हो कि अच्छा ये कॉफ़ी पी रहा है, वाइन पी रहा है, मिल रहा है, जा रहा है, सुस्ता रहा है, जूझ रहा है, और एकदम से फिर वो शोक कथा आ जाती है कि अब अस्पताल में ये गाड़ी पहुंची, अब ओटी में ये हुआ, अब ग्रेवयार्ड में वो हुआ। तो ये संरचना का ख्याल कैसे आया कि ये इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए? असल में मैं उस तरीके का लेखक नहीं हूँ जो कुछ भी जानता है आगे। मतलब आप जैसे कहानी पढ़ रहे थे, मैं भी वैसे ही लिख रहा था। तो वो संरचना कभी मैंने जीवन में नहीं सोची है। मुझे जैसे जैसे लगता गया वैसे वैसे मैं लिखता गया। तो ये संरचना बाद में खुद बन गई कि हाँ ये ऐसा कुछ दिख रही है किताब। तो मैं कभी बहुत सोचता नहीं हूँ लिखते समय। वो मैं भाव पे रहता हूँ। इसलिए भी जब मैं कोपेनहेगन गया तो मेरा कोपेनहेगन जाना ज़रूरी था, मेरा उनके अगल बगल रहना ज़रूरी था। जब उन्होंने सवाल भी पूछा कि अच्छा आप कितने दिन के लिए हैं, आप क्या करना चाहेंगे, इंटरव्यू कर लेते हैं, तो कब जो सवाल पूछना है पूछ लो। और मुझे लगा सवाल नहीं पूछना है, मतलब मुझे आपके अगल बगल रहना है, क्योंकि मेरा लेखन उससे आता नहीं है। मेरा लेखन बहुत छोटी चीज़ के अगल बगल रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो भी महसूस हो रहा होता है वो मैं लिख रहा होता हूँ, चाहे वो संरचना में इधर चला जाए चाहे उधर चला जाए। बाद में जब मैंने इस किताब को जब एडिट करा था फाइनल कुछ 15वीं बार, तब मुझे लगा कि हाँ इसकी संरचना एक अच्छी बनी है। क्योंकि जिस बारे में बात कर रहा हूँ उस बारे में किताब लोग भी उसके साथ हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने किताब को पढ़ा था। देखिए, हम छूटे हुए किरदारों की बात कर रहे थे, वो कश्मीरी मिला नहीं, फिर वो सच में ही नहीं मिला। और वो इतना मार्मिक है। मानो कोपेनहेगन में है और वहाँ इनकी मुलाकात जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान में रहने वाले लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ का व्यक्ति, और मानव का मूल स्थान कश्मीर है, इनके पुरखों का स्थान कश्मीर है, ये कश्मीरी हैं। पर हम सब जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से, अगर देशज अंदाज में कहें तो वतन बदर होना पड़ा। क्योंकि हमारा पहला वतन हमारा गांव होता है, हमारी बोली होती है, हमारी ज़मीन होती है, हमारे पुरखे होते हैं, हमारी स्थानीय मान्यताएं होती हैं। तो अब ये दोनों वहाँ मिल गए तो आप एक तनाव की उम्मीद करोगे, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी, एक हमारा कश्मीर और एक उनके कब्ज़े वाला कश्मीर जो उनकी नज़र में आज़ाद कश्मीर है। पर वो जैसे ही वो बोलता है ना कि ये यूरोप वाले क्या समझेंगे, भाई हम अपना कश्मीर कितना सुंदर है ना। हाँ, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कहीं बोला है ना कि
अपनी एक कविता में बोला है कि अगर आप अपना घर छोड़ के जाते हैं, अपना गांव छोड़ के जाते हैं, तो फिर आप जब अपने घर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है गांव की बात कर रहे हैं। देश छोड़ के जाते हैं तो आप अपने घर की ऐसे बात करते हैं देश की बात कर रहे हैं। फिर आप एक दिन पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो शायद आप पृथ्वी में सबका ख्याल रखेंगे कि ये पृथ्वी मेरा घर है। तो वो वैसा ही है कि आप जितना दूर जाते हो तो सब अपनी हो जाते हैं अंत में। मानो आपने अपने लिखे में बहुत सारे संदर्भ दिए हैं जो हमें तो खूब जचे, क्योंकि उससे फिर कुंजी मिल गई कि यार ये किताब भी है, अच्छा ये चीज़ भी देखनी, ये चीज़ भी देखनी, ये चीज़ भी देखनी है। रेफरेंसेस के मामले में बहुत रिच किताब है। एक किताब का बहुत जिक्र आता है नाया के संदर्भ में भी, और आपने भी किया है, ग्रीफ इज़ द थिंग विद फेदर्स, मैक्स पोर्टर। इस किताब के बारे में बताएं। आपने उसका एक अंश भी लिखा है जो मैं फिर बाद में पढ़ूंगा। वो असल में ये किताब महत्वपूर्ण इसलिए थी कि मैंने बीच लिखे में ये किताब पढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने उसी समय बातचीत में इस किताब का जिक्र किया था, और इस किताब की वजह से उन्हें लगा कि उन्हें लिखना चाहिए। असल में क्या है कि जब आपकी मतलब जो असामान्य जो मृत्यु है वो अगर आपके घर में घटती है तो आप हर उस चीज़ से चिढ़ते हो जो चीज़ ही आपको जो है आपको सामान्य बना सकती है, थोड़ा सा उस असामान्यता से डील करना सिखा सकती है। तो जैसे कलाकार हमेशा कला की तरफ भागता है, जैसे उसमें कई और किताबों का जिक्र है, डेजी राइली की किताब है और बहुत बहुत सुंदर किताबें हैं जो मृत्यु पे लिखी गई हैं। करीब 12-13 किताबों का जिक्र किया मैंने। बिल्कुल। तो हर केटी रोफी की किताब है। तो हर लेखक जो है ना अपनी कला में ही जाता है, या पेंटर पेंटिंग की तरफ जाता है, फिल्म मेकर फिल्म मेकिंग की तरफ जाता है, क्योंकि वो इसका सेंस नहीं पकड़ सकता है कि क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं होते हो। तो गुस्ताव कहता भी है ना कि यार हम इस बीमारी का जिसका नाम मौत है इलाज क्यों नहीं खोज पाए दोस्त। नहीं खोज पाए। तो अब क्या है कि ये अपने लिखे से ही चिढ़ने लगी थी, क्योंकि हर चीज़ लिखे में आती है। एक लेखक लेखन में ही सोच रहा होता है, तो अगर वो ग्रीफ भी है तो वो उसको अपने दिमाग में लिख रहा होता है और वो उस बात से गुस्सा होता है कि मैं अभी भी फिक्शन में हूँ, जबकि रियलिटी में घटना घट चुकी है मेरी लाइफ में। तो यही एक किताब थी जिसके कारण वो वापस आई थी कि नहीं, जब इस आदमी ने अपने बेटे की जो है मृत्यु पर लिखा है तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो उन्होंने लिखना वहाँ से पहली बार शुरू किया था, 1 शब्द 2 शब्द टिश्यू पेपर पे 2 लाइन, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी किताब लिखी। और ये चूँकि ये बहुत पर्सनल किताब है मेरे लिए भी, उनके लिए भी, और किसी के पर्सनल, और वो भी कोपेनहेगन में किसी के साथ कोई घटना घटी और आप उसके पर्सनल बिल्कुल एक उस दायरे में अंदर प्रवेश करके उनसे फिर से कह रहे हैं कि क्या हम अस्पताल जा सकते हैं, जो मतलब शायद वो 7 साढ़े 7 साल से नहीं गई हैं। तो और फिर वो ट्रॉमा सेंटर में वो एम्बुलेंस आती है और फिर उनका डर, और हम दोनों अकेले थे, और वो मतलब वो ट्रॉमा सेंटर है, बहुत अद्भुत है वो अस्पताल, और पूरे अस्पताल में हल्का बादल थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और एम्बुलेंस आती है, हम दोनों खड़े होते हैं, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। जस्ट वो पूरा दृश्य बहुत सरियल दृश्य था, और मैं पूरे समय यही अपने आप को सोचता रहता हूँ कि क्या मैं वो लिख पा रहा हूँ जो जी रहा हूँ, या मैं वो लिख सकता हूँ। और आप अपने लिखे में भी वो बार बार खींच कि यार ये वो क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ जो मैंने जिसका स्वाद आया था, जिसको चखा था, जिसको छुआ था, या जहाँ रोंगटे खड़े होते हैं। तो क्या वो वैसा लिख सकते हैं कि जो पढ़ रहा है उसके रोंगटे खड़े हों कि हाँ इतने ही हुए थे, बस इतना ही कुछ असर हुआ था। तो बहुत दूर जाना है, मतलब अभी किसी का छुआ लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो स्वाद ना आए पढ़ने वाले को, तब तक क्या लिखा ऐसा। और इसीलिए ये जो आपने उन महिला का जिक्र किया जिन्होंने अपने बेटे को खोया, इसीलिए ये एक मुश्किल किताब भी है, ज़रूरी लेकिन मुश्किल किताब पढ़ने में मुश्किल किताब, मतलब उसको ऐसे फर्राटे में नहीं पढ़ा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ऐसे कई लोग मुझे ये बात कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जैसे एंटरटेनमेंट जो वर्ड है ना, हमने उसको इतना ज़्यादा छोटा और टुच्चा बना के रखा है ना कि जब तक हम सामूहिक रूप से बैठ के हंसे ना और हंस के थके ना, तब तक एंटरटेन नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने जीवन में मुझे कुछ किताबें याद हैं, जैसे डिस्ग्रेस कोइत्ज़ी की, कामू की आउटसाइडर, दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट, ऐसी और भी कई लगातार किताबें ऐसी हैं जिन्होंने महीने भर मुझे अपने में जकड़ के रखा था पढ़ने के बाद। और मुझे लगता है वो एंटरटेनमेंट का
पिनिकल था मेरे लिए, क्योंकि आप एक किताब को ख़त्म करके महीने भर आप वहाँ, तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट वर्ड ना बहुत वास्ट है, और हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये थोड़ा कठिन है। मुझे लगता है बहुत एंटरटेनिंग है। अगर आप किसी किताब को पढ़ते हो और उसको नीचे नहीं रख पाते हो, आई डोंट थिंक इससे बड़ा एंटरटेनमेंट कुछ है। तो वशीभूत होना, वशीभूत, तो ये वर्ड को हम बहुत ज़्यादा खराब और छोटे तरीके से यूज़ करते हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ 12-15 किताबें पढ़ी हैं जो सब मृत्यु पे हैं। आप अगर सिमोन de beauvoir की किताब पढ़ लेंगी, वेरी इजी डेथ, आप उसको रख नहीं सकते किताब। उन्होंने अपनी माँ की डेथ पे पूरी किताब लिखी है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक आई हैव रेड। लेकिन वो आपको है कि आपका अपना खुद का एंटरटेनमेंट, आपको जैसे शुरू में निर्मल वर्मा पे भी लगता था कि अरे बहुत जो है इनकी कहानी नहीं होती है इनमें, ऐसा क्या है प्राग में कि ऐसा क्या है प्राग में, सलेटी धुंध में समा गए। और मुझे कहानियाँ बोर करती हैं। मुझे सीधी सीधी अच्छी बिगिनिंग, गजब का मध्य, मतलब सरप्राइजिंग एंड, मैं थक जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। मुझे लगता है कि आपको लगता है बहुत काट छांट कर दिया काट छांट गया नहीं, मुझे लगता है कि वो कहो ना गुरु जिसके लिए पूरी कहानी लिख रहे हो, मुख्य बात पे रहो और खेल जाओ, मुझे मत दो कहानी। और वैसे भी अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं आजकल की कंटेम्प्रेरी राइटर्स पढ़ रहा हूँ, महिला राइटर हैं, हम बहुत आगे निकल चुकी है। कहानी कहना और कहानी के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत अलग खेलने हो चुके हैं। हमको भी ये एक्सपेरिमेंट ही है बहुत बड़ा एक तरीके से। इसकी एक पंक्ति है, घोस्ट डू नॉट हॉन्ट, दे रिग्रेस। Just as when you need to go to sleep, you think of trees or lawns, you are taking instant symbolic refuge in a ready-made iconography of early safety and satisfaction. That X act place is where ghosts go. ये कैसे आयत हुआ आप पे? मतलब असल में इन्होंने क्रो पे लिखी है पूरी किताब, और मैक्स पॉर्टर ने कि जब डेथ हुई उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, जब उनकी वाइफ की अचानक डेथ हो गई तो एक क्रो आता था, और ये दारू पीते थे, इनके 2 बच्चे थे, उन्हें क्रो दिख रहा था। तो एक तरीके से मृत्यु आ रही थी, मृत्यु दरवाज़ा खटखटा रही थी और बच्चों को बचा भी रही थी और बच्चों को डरा भी रही थी। और वो पूरी की पूरी संरचना उस किताब की इतनी ज़्यादा ग्लिम्पसेस में है, इतनी ज़्यादा, तो जो ग्रीफ से गुजरता है वो ग्रीफ को पूरी तरह समझ सकता है जब वो क्रो को डिस्क्राइब करते हैं, जब वो एक कौवे को डिस्क्राइब करते हैं। तो मुझे लगता है ये किताब, जैसे डेजी राइली ने भी जो किताब लिखी है, उन्होंने समय की बात की है किताब में सिर्फ। तो चूंकि वो भी ये कहती है कि भाषा हमारे पास है नहीं ग्रीफ की, मतलब हम सिर्फ बोलते नहीं सब ठीक हो जाएगा, समय सब ठीक कर देगा, हमारे पास यही सारे वाक्य हैं। एक्चुअली जब होता है समझ में आता क्या लिखे हैं, तो रिप, माई कंडोलेंसेज, ओम शांति, और आप घर पे जाओ तो क्या बोलो। हाँ, क्योंकि हमने इतना दबा छुपा के रखा है ना मृत्यु को, इतना हम पीछे रखते हैं मृत्यु को, या उसके बारे में बात नहीं करना, ये नहीं करना, तो हमारे पास भाषा नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास वो संरचनाएं नहीं है जिससे हम एक्चुअली 2 ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट कर सकें। तो इसलिए एक तरीके की एब्सर्ड राइटिंग निकल के आती है, जो ये मैक्स पॉटर की राइटिंग है। तो थैंक गॉड हमारे पास डेजी राइली का एक किताब है, वो असल में वो किताब एक ऐसी किताब है, एक तरह से मैंने उसको लिखा भी है कि वो एक शोध है। वो एक्चुअली उसी समय की बात करती है जिस समय आप समय से बाहर फेंक दिए जाते हो, मृत्यु। टाइम लिव्ड विदाउट इट्स फ्लो। इट्स अ वंडरफुल बुक। तो मुझे लगता है इस मृत्यु पे अगर किताबें लिखी जाए तो एटलीस्ट हम उसको बहुत आराम से उसके बारे में या उसके घटने पर भी बातचीत कर सकते हैं। इट प्रिपेयर्स अस। प्रिपेयर तो कभी नहीं करता। आप अपने माँ बाप की मृत्यु के लिए कभी प्रिपेयर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। या माँ बाप अपनी औलादों की मृत्यु के लिए कभी, वो तो खैर मैंने मतलब वो बहुत ही मुश्किल है, उससे बड़ा बोझ नहीं है कोई। ये आपने डेजी राइली की आप बात कर रहे हैं, तो उसी का एक अंश आपने किताब में लिखा है, एट द डेथ ऑफ योर चाइल्ड यू सी हाउ द एज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड गिव्स ऑन टू बर्निंग वाइटनेस, नथिंग पोएटिक, नॉट द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी, बट sheer non-being which is brilliantly plain. नॉन बीइंग, ये कितना बड़ा शब्द है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वो मेरे को लगता है इस सारी मृत्यु की किताबों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत किताब है वो किताब, क्योंकि उन्होंने कतई मृत्यु का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ समय का जिक्र किया। एक
एक लेखक है जैसे सिमोन दे बुवार ने, उन्होंने सिर्फ अस्पताल और अस्पताल की चुप्पी का जिक्र किया है। तो आप जब मृत्यु के आसपास का जिक्र करते हैं माहौल का, तो मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, क्योंकि वो इतना जिया हुआ है और काबिल लेखक है। तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा सत्य पे रहता है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी पे रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रूथ पे रहता है। मतलब आप अस्पताल के उस कमरे को स्मेल भी कर सकते हो। यस। तो मुझे लगता है कि ये काबिल राइटिंग तो मुझे बहुत पसंद है। और ठीक ठीक बता भी सकते हैं कि बल्ब कितनी पीली रोशनी कितनी पीली फेंकता है। रोशनी थी। और जैसे माँ को जैसे हम लिखे में कहते हैं ना कि माँ का जिक्र आता है बहुत, और हर आदमी को टच कर जाता है वो। माँ का जिक्र इसलिए क्योंकि सबकी माँ है, सब अपनी माँ को देखते हैं, गांव सब अपने गांव को देखते हैं। अस्पताल का भी सबका बहुत कड़क है। जब मैंने किताब में अस्पताल पढ़ा था, नाया की किताब में, तो मैं होशंगाबाद के अपने अस्पताल में था, मैं डेनमार्क के अस्पताल को नहीं देखा था मैंने। तो जब मैं डेनमार्क के अस्पताल में गया तो मुझे बहुत समय लगा उसको अस्पताल की तरह देखने में, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन में सरकारी अस्पताल था कि नाया यहाँ खड़ी होंगी, सरकारी अस्पताल है, और मैं उस तरीके से इमेजिन किया ना, क्योंकि आप अपने घर जाते हो। और शायद ये लिखने का सबसे सुंदर चीज़ यही है कि जब कोई आदमी उसको पढ़ता है, वो अपना अस्पताल, अपनी नाया, अपनी माँ, अपना घर देखता है। तो वो किताब ना, जैसे आप शायर का जिक्र करते हैं, आपको शायर बहुत पसंद है, आपने अपनी शायर देखी है, मेरी शायर नहीं देखी आपने। तो वो जो आपकी शायर है ना, वो ज़्यादा बड़ी शायर है जो मेरी लिखी शायर से। इसलिए भी कभी कभी कोई बोलता है कि शायर के बारे में बताइए, मैं कभी नहीं बात कर सकता हूँ उस बारे में, क्योंकि मैं आपकी शायर को ख़त्म कर दूंगा और छोटा कर दूंगा, और वो मैं कभी नहीं करना चाहता। आपकी शायर बहुत बड़ी है। मैं इस किताब के असर में कह लीजिए, इसके हर पन्ने पे जो मशरूम उगे हैं उनके असर में कह लीजिए, जब आप वो ऑक्सीमीटर नाप रहे थे, वो बड़ा किताबों में पढ़ते थे ना कि साहब प्लेग आया था। हाँ। साहब यूरोप में ऐसा हुआ था। और आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो आपको टैग किया जा रहा है, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, रैंडम कॉल आ रहे हैं, कभी भी फ़ोन आ रहे हैं। और वो ऐसा इकलौता फेज़ है जब आप फ़ोन साइलेंट पे करके नहीं सो सकते थे, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं। और मेरा बड़ा भाई अस्पताल में था, और कोविड में जो सारे नेगेटिव हो सकते हैं, वेट, शुगर, बीपी, वो सब था, और सीटी स्कोर 23, और वो हफ्तों आईसीयू में रहा। और एक सुबह मेरी पत्नी मेरे रोने की आवाज़ से उठी, और क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की थी एंड दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। और हमारे भाई जैसे हैं छोटे जाकिर, वो एक मारवाड़ी का एक कपलेट सुनाते थे कि उसमें एक लाइन आती है, भाई मरे बल घटे। और जैसा आपने लिखा कि आप अपनी मेज़ को देख रहे थे और अपने आप से पूछ रहे थे कि ये मेज़ मैंने ख़रीदी है लिखने के लिए, इसका क्या होगा। तो आप सारी यात्राएं नए सिरे से, ज़ीरो से शुरू करना शुरू करते हो कि अब आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, बिकॉज यू आर नेवर प्रिपेयर्ड, बट एट द सेम टाइम आप सारी शंकाओं को खूब पनपने देते हो, और आप कुछ कर भी नहीं सकते उस पर, बिकॉज ही इज़ इन ICU, ही इज़ ऑन सपोर्ट। बट मिरेकल्स डू हैपन। हर कहानी ग्रेव पर ख़त्म नहीं होती है। ही सर्वाइव्ड, उनकी वहाँ से तबीयत ठीक हुई। 55-60 दिन की अस्पताल की लड़ाई। एंड हमारे एक स्कूल के जूनियर हैं, एंड ही इज़ नाउ माई ब्रदर, और उसका नाम भी देखिए संजीव है ना। सो ही सेव्ड, और ऐसा लगाव जुड़ाव कि वो, उसको खुद कोविड हो गया, इज़ अ डॉक्टर, तो वो उसी वार्ड में भर्ती हुआ सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ एल्डर ब्रदर। तो ये तितली को पढ़ने वाला हर व्यक्ति ना अपने अपने लॉकेट टटोल रहा है, अपनी अपनी तैयारियों को जांच रहा है, और वो अपनी अपनी पीड़ाओं से, और ये तो बचने की कहानी है,
पर हम सबके पास, इस पूरे न्यूज़ रूम में जो लोग बैठे हैं, जो इसको देख रहे होंगे, सबके निहायत पर्सनल रेफरेंस होंगे मौत के उन 2 सालों के, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। नॉट दैट कि हम कभी भी तैयार होते हैं, बट एटलीस्ट जो है, जो किताब पढ़ते हुए आपको ये पता लगेगा कि ये उसी के बारे में है जिसको आपने एक तरीके से छुआ है, जिया है, महसूस किया है इन 2 सालों में। तो ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में किताब नहीं है जो हमारे साथ तो नहीं घटेगी कभी, या हम जिसको पीछे करके रखते हैं, क्योंकि अभी सबने ना बहुत करीब से देख लिया था। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस आप समझते हो जो लिखा जा रहा है। तो आप किसी माँ के, मतलब मुझे एक बात वो भी अच्छी लगती है कि जब हम अपने बारे में लिखते हैं और हम किसी दूसरे के दुख के बारे में लिखते हैं और उसको इतना ही तरीके अच्छे से साझा करते हैं जैसा मेरा ही दुख है। तो मैं नाया के जब दुख के बारे में लिख रहा था तो मुझे जेन्युइन लगा कि शायद मैं काल हूँ, या काल मेरा भाई था, या कुछ तो बहुत गहरा रिश्ता है काल से मेरा। तो हाँ, क्योंकि आप ऐसे नहीं होंगे कि आप गुस्ताव से कहें कि मैं ये फ़ोटो रख लूँ। हाँ, और मुझे लगा भी है कि ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अलग एक्सपीरियंस था कि जब मैं बहुत दूर देश में किसी अलग महिला के, किसी उनके बच्चे के डेथ पे एक किताब लिख रहा हूँ, उन्हीं के बिल्कुल गोदी में बैठ के। वो कैसी लिखी है पता नहीं। और कविता याद आ रही है। हाँ, और कविता याद आ रही है, और वो शायद कविता का जिक्र मैंने कभी लाइफ में नहीं किया है, और वो नाया से ही किया था मैंने। लेकिन मैं सोच रहा था कि मतलब मैं भी खुद उनसे बात करते सोचा था कौन सा है मृत्यु का असर जो मेरे साथ इतना करीबी से रहा है कि मैं इतनी किताबें पढ़ गया मृत्यु पे उनके पहले। तो मैंने कविता का जिक्र उनसे किया, और वो शायद मेरे जीवन में आई बहुत करीबी सबसे पहली मृत्यु थी। आप अपने अपराध बोध में कुछ हल्के हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एक जगह है जहाँ बिना किसी तयशुदा फार्मूले के, बिना उस सफ़ेदी को ओढ़े जिन्हें हमने रात दिन किताबों में या पर्दे पर देखा, शोक का रंग, शोक का चलन, और बात की जा सकती है, और एंड देन यू टॉक अबाउट इट। बट हाँ, लेकिन जिस तरीके का मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, या जिस तरह की किताबें मैं पढ़ता हूँ, या जिस तरह की लेखक मुझे पसंद है, मैं बहुत नंगा रहता हूँ। मैं उसमें अपने, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इतना सा भी पीछे रखता हूँ या छुपाता हूँ या कुछ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भी पर्सनल नहीं है इस दुनिया में। आपका पर्सनल से पर्सनल चीज़ भी यूनिवर्सल है। ऐसा कोई, किसी ने ऐसा नहीं जिया है जो सिर्फ उसने जिया है, और किसी को वो भाव पता नहीं है या वो महसूसगी नहीं है। सबको सब कुछ पता है। तो मैं क्या छुपा रहा हूँ किसी से, और मेरे जीवन में ऐसा क्या ही है छुपाने को। तो मैं अगर मैं किसी चीज़ को लेके गिल्ट में भी हूँ, मैं वो पूरा गिल्ट रख देना चाहता हूँ। खासकर नाया जैसी कमाल लेखिका के सामने मेरी आँखें ही मतलब बिल्कुल साफ रहती थी। वो जो चाहे पूछ लेना बताने को तैयार था, ऐसा है। तो क्योंकि बस एक वॉक पे जाना पड़ता था, वॉशरूम के बहाने वॉक पे जाना पड़ता था, बताने की ठीक बात। वो मतलब मैं भी बहुत पता नहीं क्या, थोड़े कभी मैं तो मानता नहीं हूँ किस्मत को, मैं सिर्फ हार्ड वर्क को ही सब कुछ मानता हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि उन्होंने इतने दरवाजे खोले और इतना मेरे को भीतर आने दिया, ये बहुत, मतलब बहुत करेज चाहिए उसके लिए। जो आपको काट के बाल तक सूंघने दिए, वो जो उन्होंने अपनी फैमिली के भी सब मेंबर्स के साथ नहीं किया था। मतलब वो वाला तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उनकी डेथ पे कुछ काल के बाल निकाल के रख लिए थे, और वो इतना अंदर छुपा के लिफाफे में रखे थे। जब वो लेके भी आई थी तो मुझे लगा क्या निकल रहा है अंदर से, और सुनहरे बाल निकले। उनका सूंघो से, मतलब भारी था। हल्का कर देते हैं। जीवन में गर्त के बाद श्रृंग आनी ही चाहिए। तो मानव कौल पहाड़ पे एक रेजिडेंसी बना रहे हैं जिसमें नाया भी आएंगी। बताइए, बहुत विस्तार से आप उनको बता के आए हैं। हाँ, ये वही जो है बुन रहा था, और उनसे ही बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। एक लेखक की दूसरे लेखक की व्यथा समझ सकता है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं कोशिश मेरी एक है
कि एक आर्ट रेजिडेंसी हो जिसमें सारे आर्टिस्ट बहुत कम दाम और फ्री में महीनों महीनों रह सकें और अपना काम कर सकें। जी। और ये मेरी बड़ी इच्छा है, क्योंकि शायद मैं मेरे अभिनय से और उसमें मैं जितना भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ, मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं इसका क्या करूँ। तो मैंने सोचा एक आर्ट की रेजिडेंसी ऐसी बनाई जाए जो सेल्फ सस्टेन्ड हो और खासकर आर्टिस्टों से पैसा ना लिया जाए, आर्टिस्ट के अलावा और कोई ना रहे वहाँ। कुछ वर्कशॉप, कुछ ऐसा फार्मूला कुछ करेंगे, लेकिन मैं एक चाहता हूँ कि हम लोगों का जो, जैसे एक सिरेमिक आर्टिस्ट है, पेंटर है, पोएट है, फिल्म मेकर है, इनका आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और वो कोई स्पेस ही नहीं है हमारे पास जिसमें कि मैं किसी एक अलग ही आर्टिस्ट से बात करता पाया जाऊँ। मैं या तो लेखकों से मिलूँगा, निर्देशकों से मिलूँगा, अभिनेताओं से मिलूँगा, या आपसे मिलूँगा। मेरे पास और जगह नहीं है कि मैं और अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट से क्यों नहीं मिलूँ, मैं किसी एक अलग किस्म के आर्टिस्ट से क्यों ना मिलूँ। तो ये मेरी एक इच्छा है कि ये बनाने की, तो शायद अब 1 साल में मैं खड़ा कर सकता हूँ उसको, ऐसा दिख रहा है मुझे, किसी जंगल में ऑफ कोर्स, जहाँ पे लंबी वॉक के लिए जाया जा सके और शांति हो। हाँ, पता नहीं क्यों स्मृतियों का अपना एल्गोरिदम होता है। आप ये बोल रहे थे तो मुझे आजमगढ़ के एक गांव का एक कुम्हार परिवार याद आ गया, जिसने मुझे कुछ बेसिक चीज़ें बताई ब्लैक पॉटरी की, कि मिट्टी पक रही है तो लालामी लिए होगी अपने जैसी होती है, पर वो काली कैसे रह जाएगी, कैसे ढकना है, कैसे क्या करना है। और आज हम शाम को आपसे मुखातिब में दोपहर में नागालैंड के एक गांव के एक वर्कशॉप में था, जहाँ पे एक पुरुष 2 स्त्री बड़ी तन्मयता से ऐसा एक, ये वहीं का दुशाला है, दुशाला बुन रहे थे और कुछ स्थानीय संगीत बज रहा था। कश्मीर में मैं था तो मेरी एक दोस्त है वहाँ, बहुत काम करती हैं आजकल, हेरिटेज वॉक कराती है, चिन्मयी नाम की। तो उन्होंने जिक्र किया था एक बहुत ही अद्भुत आदमी का, जो आखिरी बचे हैं जो टाइल्स बनाते हैं, एक अद्भुत टाइल्स, बहुत 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 खूबसूरत टाइल्स बनाते हैं। वो आखिरी आदमी बूढ़े बचे हैं जो अब छोटी छोटी वर्कशॉप करते हैं। अब जैसे ये इस तरीके के लोग हैं जिनको डाइंग आर्ट जो हो रहा है, अगर आप इन 4-5 लोगों को साथ ला सकें, एक छोटी वर्कशॉप करा सकें, एक यूथ को कनेक्ट करा सकें कि ये कितनी सुंदर चीज़ है। मतलब, और मतलब यूथ तो छोड़ो, मैं उनके साथ हैंग करना चाहता हूँ। मतलब बेसिक सेल्फिश रीज़न है कि मैं ऐसे लोगों के अगल बगल रहना चाहता खुर्जा का एक कारीगर आ रहा है, वो सेरेमिक पे हाथ से बना रहा है चीज़ें, हूँ। और क्या चाहिए। खुर्जा पॉटरी। तो तो मैं वही सोच रहा था कि अगर ये ऐसा कुछ एक छोटी सी दुनिया बनाई जा सके तो कितना मज़ा आएगा। यही इच्छा है, वो उसी के लिए वो आर्ट रेजिडेंसी बन रही है। आई होप बन जाए, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। लगाइए भाई साहब, आप नाया को वादा करके आए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने, मतलब शायद शुरुआत में उनको ही बुलाऊंगा कि आइए, आपकी किताब पढ़ी गई है, जिन जिन लोगों ने पढ़ी है वो आएँ और बातचीत करें उनसे, बहुत मज़ा आएगा। हमको ज़रूर न्योता भेजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, न्योता मत भेजिएगा, बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तारीख पहले ही तय करा देंगे आपकी। लेकिन ये कितनी बढ़िया बातचीत होगी कि, और मुझे इतना अच्छा लगेगा कि उनको ये पता लगे, नाया को, कि इंडिया में कितने लोग हमको जानते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, कितने लोग काल को जानते हैं। ये बात बड़ी सुंदर है। हाँ, वो फिर दुख अपनी सारी सघनताओं के बावजूद थोड़ा सा ज़्यादा बर्दाश्त बिल्कुल सही बात है। होने लगता है। आप जैसे हमारा सोशल में, आप अपने जैसे लोगों कोई तो खोज रहे होते हो पूरे समय, जिनसे आप बात कर सको, लंबी बातें कर सको, खुल सको। तो पूरा सोशल मीडिया उस पर थ्राइव करता है, पूरा हमारी राइटिंग उस पर। तो आपको जब वैसे लोग मिल जाएं, और क्या चाहिए। आज रात मैं बहुत उदास हूँ। मैंने शायद ये वाला वाक्य बहुत वक्त से अपने मुंह से नहीं निकाला है, क्योंकि जिस भी तरीके का जीवन मैंने चुना है, उस जीवन की एक जिम्मेदारी सी लगती है मुझे, और उसमें ये बात किसी और से कहना कि मैं उदास हूँ, उस जीवन को धोखा देने जैसा लगता है। नास्तिक होना और अकेला होना, ये दोनों की जिम्मेदारी है। आप उदासी शेयर नहीं कर सकते किसी से, साथ में रखिए, लिख दीजिए ऐसे। हम अपने रीडर से शेयर कर सकता हूँ, मुझे अपने रीडर्स बड़े पसंद हैं, तो वो बहुत अपने लगते हैं मुझे। कितनी बात की जा सकती है इस किताब पर। इसमें देखिए कितना ज़रूरी वाक्य है। मैंने बड़ा इससे रिलेट, मतलब बहुत जगहों से किया। क्या हम कभी भी वो लिख पाते हैं जो हमने असल में महसूस किया था? मुझे हमेशा ये दिक्कत सुंदरता से होती है। जब मैं कभी बहुत ही खूबसूरत दृश्य के सामने खड़ा रहता हूँ तो मेरे भीतर उसे जज्ब करने की जगह नहीं होती,
मैं बहुत देर तक समझ भी नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ इस सुंदरता का। और जब उसे लिखने बैठता हूँ तो वाक्य इतने बचकाने निकल रहे होते हैं कि वो मुझे उस सुंदर दृश्य से और दूर ले जाते हैं। सही बात। एक बात बताइए, ये इस किताब से जुड़ा आखिरी सवाल है। एक मानव कौल हैं जो लोगों को दिखते हैं नाटकों का प्रोडक्शन करते हुए, ट्रूली इंस्टा लाइफ जीते हुए, जहां वो किसी खूबसूरत सी सररियल सी जगह पर बैठे हैं, कभी उन जगहों का, कभी अपनी शक्लों का, कपड़े पहने या उघारे, कभी पी अधपी काली कॉफ़ी का, उन सब का एक मंजर कशी कर रहे हैं जिसके नीचे शब्द चित्रात्मकता, भावात्मकता और दर्शन में निबद्ध एक पैरा सा लिखा है और पढ़ने वाला अश अश कर उठे और वो सारे हैशटैग तलाशे, ग्लोब ट्रॉटर, वांडरलस्ट वगैरह वगैरह। एक मानव कौल है जो मुंबई के अस्थाई पते पर पाए जाते हैं, दोस्तों के साथ कह कहे लगाते, एक मानव कौल नाटकों का रिहर्सल करते या लिखते। पर इन सारे जो मानव कौल में एक चीज़ गुस्ताखी माफ़ कॉमन लगी, वो ये कि आपकी हंसी आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है जिसके नीचे आप अपने आप को बचाए बचाए चलते हैं। लोगों को लगेगा अरे यार ये तो है, देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ मतलब मैं थोड़ा सा बचकाना सा जीवन जीता हूँ, तो हर चीज़ में उछलता कूदता फिरता रहता हूँ। लेकिन जो स्पेस है, जैसे मैं भी किसी को बता रहा था कि आप इतना लिखते हैं, मैं कहा मैं शायद 20 साल हो चुके हैं मुझे 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे उठे। मैं रोज़ सुबह 6 बजे 5, साढ़े 5 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ और रोज़ कम से कम 6-4 घंटे तो लैपटॉप के सामने बैठता हूँ। वो एक अलग जीवन है। और चूँकि मैं इतना थक जाता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ राइटिंग और रीडिंग में, तो उसके बाद मैं एकदम निहायती जो है बच्चा हो जाता हूँ। मेरे को कूदना, मेरे को क्रिकेट खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे वो सब करना है जो, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव ढंग से, और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का आदमी रहा हूँ, लेकिन उसमें सुख है। आप जानते हैं कि अगर आप जीतने के लिए या अच्छा हारने के लिए ना खेलें तो क्या मतलब है खेलने का? नहीं, ये किसी हारने वाले ने कहा होगा कि हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है, जीतना महत्वपूर्ण है। और हम खेलेंगे। इस बार आपने वादा किया है। यस। तो वो क्या है ना कि क्योंकि अंत में मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे लगता था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मैं पहले लिखता था तो मुझे लगता था कि लेखक ना थोड़ा पीड़ा में से गुजरना चाहिए, थोड़ा दुख होने चाहिए, थोड़ा सा एक लाइफ में, जैसे ना कि मैंने एक जगह लिखा भी था कि जब मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी थी तो मैं वेट करता था एक त्रासदी घटेगी तब मैं जीना शुरू करूँगा। अभी क्या जीना है, अभी तो एक त्रासदी चाहिए जिससे मेरे को ना एक जीने में मज़ा आए। वो त्रासदी कभी आती नहीं है हमारे सामान्य जीवन में। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि मैं एक्चुअली सबसे अच्छा तब लिखता हूँ जब मैं बहुत खुश रहता हूँ। और ये बिल्कुल गलत, एक शुरुआती दौर में मेरे को समझ में आया था कि दुखी, पीड़ा, ये बटोरना बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ, मतलब अपने, जब मेरे को लिखने में मज़ा आता है जब मैं बहुत खुश रहता हूँ, जब मेरे को सुबह उठने में मज़ा आता है, जब मैं एक लंबी वॉक से आता हूँ, मैं रनिंग करके वापस आता हूँ, लैपटॉप के सामने बैठता हूँ, आई लव इट। तो मुझे लगा कि अंत में ना आपका हर काम आपके हर काम को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैं अगर अभिनय करता हूँ, मुझे लगता है कि ये मैं मिस कर रहा हूँ कुछ समय अभिनय करने का ना, राइटिंग को। मैं जब राइटिंग करता हूँ मुझे लगता है कुछ परफॉर्मेंस करना है, फिर मैं लगता है एक दिन क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, फिर लगता है कि यार डेनमार्क जाना रह गया है, डेनमार्क भी चले जाते हैं। तो हम एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जी सकते हैं और अंत में सब कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को, बिकॉज टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा वेरिड है ना, और पूरा जियो सारा। इंसान जी उठो अब कूच करो, इस शहर से दिल का लगाना क्या। सही बात है। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। ऐसा ही है। पर ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं। ये we the restless souls of this world, it's not that easy. It's not that easy. It's tough. You get some, you lose some. लाइफ तो ही है। पर तजुर्बे तो दोनों में ही हासिल होंगे, बशर्ते दम लगाई हो भरपूर। इसीलिए मैं आपसे शुरू से पूछ रहा हूँ, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं
अपने सत्य टटोलने के लिए। किताबें और उपन्यास तो बहाना है। मानव कौल ने अपनी यात्रा लिख दी, ये थोड़े से फारिग हुए, थोड़े से समृद्ध हुए। क्या हम अपनी यात्राओं के लिए तैयार हैं, जहां हम जो जैसा है उसको ठीक वैसा लिख दें, ठीक वैसा बोल दें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक ठीक वैसा ही महसूस कर लें। बताइएगा। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। मानव कौल, आप ऐसे ही रचनाशील रहें, भटकते रहें। और बात कहीं और घुमा दी थी आपने। मैं आपकी मुस्कुराहटों का सबक नहीं पूछ रहा था, मैं उस डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे के मानव कौल को कुरेद रहा था। वो मैं सब लिख देता हूँ उसको बचा के रखता हूँ। ये अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है? ये असल में जैसे मैंने उसमें भी लिखा है तितली में, जब आप अपने जीवन में कभी बहुत दुखी थे, बहुत बहुत, या किसी मृत्यु के आसपास, या किसी एक ऐसी जगह जहाँ आप थोड़ा सा आपका स्पेस हिल जाता है, आपका सेंटर हिल जाता है, तब अगर मैं आपसे बात करूं और आपसे जानना चाहूं ठीक ठीक आप क्या, आप कभी मुझे नहीं बताएंगे। आप मेरे अपने से अपनों को भी नहीं बताओगे, आप अपने निजी दोस्त को भी नहीं कुछ बताओगे। आप हमेशा उनसे बोलोगे, जैसे कहते हैं डिप्रेशन में आदमी बोलता है आई एम ओके यार, आई एम फाइन, और स्माइल करके रहता है, कभी नहीं बताओगे। ये हमारी किस्मत है कि वो उस जगह से गुजरने वाला व्यक्ति अगर लेखक है और वो वही संवाद लिख दे जो नाया ने जैसे किताब में लिखा है, तो शायद वो पूरी किताब ऐसी किताब होगी कि मैंने उनसे पूछा आप कैसा महसूस कर रही हैं, और उन्होंने किताब दे दी मुझे, लिख दी। तो जो ये स्माइल के पीछे का जो भी कुछ है, मेरा अपना प्रपंच, मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, मैं जेन्युइनली सब करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं बोल नहीं सकता, ये निकलेगा नहीं मेरे मुँह से, क्योंकि हम वो है नहीं, हमारे संवाद है नहीं हमारे पास। और अगर आपने मुझसे पूछा कि ये स्माइल के पीछे क्या है, मैं आपको रूह दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए रूह। रूह मानव कौल का लिखा एक यात्रा वृतांत है, और किसी भी जगह का नहीं है, उस जगह सा है जो उस जगह का है जो इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रस्थान बिंदु है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि हम जब लगभग लगता है कि अंत के लिए तैयार हैं, तो कहीं से एक कोपल फूट पड़ती है, और जब हम बहुत ज़्यादा उसमें पैबस्त होते हैं, तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना अपॉइंटमेंट लिए, दस्तक दिए, अंत आ जाता है यूं ही।